discuss about rest of the two boiler troubles. लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी ट्रबल्स पढ़ ली थी, बॉयलर ट्रबल्स. एक तो स्केल स्लज और दूसरी थी, कौन सी थी दूसरी? एक तो स्केल स्लज थी और सेकंड जो हमने पढ़ी थी बॉयलर कोरोजन. ठीक है, तो अब जो दो और ट्रबल्स बची हैं वो है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड प्राइमिंग एंड फोमिंग. तो ये जो थर्ड टाइप की जो ट्रबल है वो है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कास्टिक यानी कि NaOH. कास्टिक किसको बोलते हैं? NaOH को बोलते हैं. NaOH की वजह से कोरोजन होना और कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं, कास्टिक की वजह से कोरोजन जो होता है उसको बोलते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. ठीक है, तो यदि वाटर के अंदर, जिस कंटेनर में जो बॉयलर हमने लिया था, इस बॉयलर के अंदर जो हम वाटर ले रहे हैं, यदि NaOH इसमें प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या हो सकता है, ये NaOH जैसे ही हम बॉयलर को हीट करते हैं, जब हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हाई टेम्परेचर पे ये NaOH जो है ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ये वाटर के साथ इस आयरन से रिएक्शन करने लग जाता है. सो NaOH आयरन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम फेरोएट बनाता है. सोडियम फेरोएट जो कि अनवांटेड प्रोडक्ट है, ये जो है ये अनवांटेड प्रोडक्ट है, सोडियम फेरोएट बनाता है. फर्दर ये वाटर, क्योंकि ये वाटर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग क्रिएट करता है. अनवांटेड रस्टिंग इज अगेन अनवांटेड कंपाउंड. तो क्या होता है, ये जो बॉयलर होता है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जगह जगह क्रैक्स आ जाते हैं. और उसी एक क्रैक के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ये बॉयलर है और इस बॉयलर के वॉल में क्रैक्स आ गए, इस क्रैक को एक्सप्लेन किया गया. ये बॉयलर है ना, इसी में जो बहुत सारे क्रैक्स आए, उस एक क्रैक को हमने यहाँ पे जूम फॉर्म में बता रखा है कि कैसे क्रैक जब आ जाता है तो उसमें रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, तो ये वाटर हमने ले ही रखा है बॉयलर में और जैसे ही इसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो इन क्रैक्स में रिएक्शन क्या होती है, जो NaOH यहाँ प्रेजेंट था वो NaOH इसके अंदर जाने लग जाता है, इस क्रैक के अंदर जाने लग जाता है. और ये जो हिस्सा होता है ये कंसंट्रेटेड NaOH, ये जो एरिया होता है कंसंट्रेटेड हो जाता है और जो बाहर वाला है वो डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से बना हुआ होता है, से रह जाता है. अब क्या होता है इसमें, ये डाइल्यूट हिस्सा है, ये कंसंट्रेटेड हिस्सा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाती है. तो ये यहाँ पे NaOH इसके अंदर जाता है तो ये कंसंट्रेटेड पार्ट है और ये जो है ये डाइल्यूट. मैंने लिख भी रखा है कि दिस पार्ट इज डाइल्यूट NaOH, यानी कि डाइल्यूट पार्ट ये है जिसमें कि एक बड़े ज्यादा क्वांटिटी में NaOH मिक्स है और एक यहाँ पे कम क्वांटिटी में ज्यादा NaOH है. तो ये कंसंट्रेटेड एरिया हो जाएगा और ये डाइल्यूट एरिया हो जाएगा. सो डाइल्यूट NaOH ये वाला हिस्सा है और कंसंट्रेटेड, ये जो क्रैक के अंदर जो NaOH प्रेजेंट है वो कंसंट्रेटेड एरिया है, कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं NaOH सॉरी. तो ये जो अब क्या होगा कि ये सेल डेवलप हो जाएगी, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, इन दोनों की वजह से क्या होगा, सेल डेवलप हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाएगी और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाती है, ये आप सभी को पता होगा कि जब सेल डेवलप हो जाती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है. तो यदि कोई अच्छी रिएक्शन हो रही है तो वो भी अच्छा एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे तो अनवांटेड प्रोडक्ट बन रहा है. तो यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट हो गई तो अनवांटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा जिसकी वजह से ये जो बॉयलर की वॉल है वो और जल्दी खराब होगी. ठीक है, और उसमें क्या होगा, ये देखो ये एनोड पार्ट है, ये एनोडिक हिस्सा कंसंट्रेटेड एरिया है और कैथोडिक वाला जो है वो डाइल्यूट पार्ट है. तो कैथोडिक और एनोडिक सेल पार्ट जब क्रिएट हो जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब डेवलप हो जाती है
तो जो प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, वो फास्ट बनने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो अनवांटेड बन रहा है, और वो अनवांटेड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम फेरुएट बन रहा है। फर्दर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और अनवांटेड प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ये जो बॉयलर है जो कि आयरन का बना हुआ है, ये डैमेज होने लग जाएगा, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। और लाइफ कम हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, मेंटेन उसको उसको या तो कभी कोई पार्ट हमें रिमूव करना पड़ रहा है, या फिर हमें बॉयलर ही चेंज करना पड़ रहा है। तो उसकी लाइफ कम होने की वजह से जो कॉस्ट है उसकी, उस मेथड की कॉस्ट जो है, वो इस बॉयलर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट है ये बहुत डेंजरस है, इस को हमें रिमूव करना चाहिए। तो ये जो NaOH है ये आता कहाँ से है? जब हम अभी हम सॉफ्टनिंग मेथड देखेंगे तो लाइम सोडा मेथड जो होता है उसमें हम जो सोडा लेते हैं NaOH, Na2CO3 लेते हैं, इसकी वजह से NaOH बनता है। तो यदि हम प्यूरिफिकेशन सॉफ्टनिंग मेथड में सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या ले, सोडियम फॉस्फेट ले, तो ये कास्टिक आएगा ही नहीं, वाटर में कास्टिक होगा ही नहीं। तो क्या हो सकता है, यदि हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट ले लेंगे तो उस केस में NaOH ही नहीं बनेगा, और जब NaOH नहीं बनेगा तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट नहीं होगी। ठीक है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट यानी कि कोरोजन होगा ही नहीं कास्टिक की वजह से, क्योंकि NaOH प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये इसमें अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है, और इस अनवांटेड प्रोडक्ट की वजह से बॉयलर खराब होने लग जाता है। अब इसमें हम, ये थर्ड टाइप की ट्रबल है। अब फोर्थ टाइप की ट्रबल जो है, फोर्थ टाइप की जो परेशानी है, जो बॉयलर में परेशानी आती है, उसको बोलते हैं प्राइमिंग एंड फोमिंग। प्राइमिंग मैंने बताया था आपको कि प्राइमिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टीम हम जनरेट करते, जो स्टीम ड्राई स्टीम जो बन रही है उसकी जगह क्या बनने लग जाती है, वेट स्टीम। और वेट स्टीम कैसे बनती है, कई बार क्या होता है, हम पानी को बॉईल करते हैं, घर में वाटर को बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम बॉईल कर लेते हैं तो स्टीम जो है वो ड्राई स्टीम की जगह वेट स्टीम बनती है। कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उसके साथ चली जाती है, किसके साथ, यहाँ ये जो स्टीम बन रही है, स्टीम के साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी साथ में चली जाती है। तो अब कैसी स्टीम बन गई, वो वेट स्टीम, अब वो ड्राई स्टीम रही नहीं। तो दैट प्रोसेस इन विच इंस्टेड ऑफ ड्राई स्टीम वेट स्टीम इज फॉर्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइमिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, वेट स्टीम ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें तो ड्राई स्टीम चाहिए और बन क्या रही है, वेट स्टीम। तो वेट स्टीम ना बने उसके लिए हम क्या करें, उसका जो हमने जो हीट दी है वो थोड़ा सा हम कम कर दें, उसका जो वेलोसिटी है उसको हम कम कर दें। उसकी वजह से क्या होगा कि वेट स्टीम नहीं बनेगी, और वेट स्टीम जब नहीं बनेगी तो ये जो प्राइमिंग प्रोसेस है ये नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है और यदि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम बॉईल कर रहे हैं तो उस केस में बॉयलर का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैगिंग। ठीक है, तो ये प्राइमिंग समझ में आ गया सबको कि द प्रोसेस इन विच द वेट स्टीम इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ ड्राई स्टीम, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइमिंग, and it can be avoided by decreasing the speed of that flame so that wet steam will not form. Now foaming में क्या होता है, फोम नाम से पता लग रहा है झाग, बबल्स, कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है इसमें। तो फोमिंग जो है इसमें फोम बनता है, किस वजह से बनता है, ऑयल, यदि वाटर के अंदर ऑयल प्रेजेंट है या एल्कलीज प्रेजेंट है, जो हमने बॉयलर के अंदर वाटर लिया है उसमें यदि ऑयल प्रेजेंट है या एल्कली प्रेजेंट है, उस केस में क्या होता है, उसके जो वाटर होता है, ये वाटर है, इसके सरफेस पर बबल्स बनने लग जाते हैं। और ये जो बबल्स हैं, ये जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लगता है जैसे फोम बन रहा है, झाग बन रहे हैं, और वो झाग किसकी वजह से बन रहे होते हैं, ऑयल और एल्कलीज की वजह से बन रहे होते हैं। तो दैट प्रोसेस इन विच बबल्स आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द
water, that process is known as foaming, and this is due to the presence of oil and alkalis in the water. तो इसको हम कैसे रिमूव करें? इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट लेंगे, कुछ हम इसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट ले सकते हैं और लेके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एंटी फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट हम इसमें ले सकते हैं, और वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट है या तो अगार ले सकते हैं, या टैनिन ले सकते हैं, या केरोसिन ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम यदि एंटी फॉर्मिंग एजेंट इसमें डालेंगे तो जो झाग बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें जो एल्कली है और एल्कलीज है वो इनमें से कोई सा भी हमने यदि जो केमिकल यूज़ करा वो उस ऑयल को खींच लेगा, एल्कली को खींच लेगा, उसमें से निकाल देगा, अलग कर देगा, और जो प्योर वाटर है वो अब प्योर हो जाएगा। तो अब उसमें फोमिंग बनेगा ही नहीं, जब ऑयल नहीं रहेगा, एल्कली नहीं रहेगी, तो फोमिंग प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने ये दोनों जो ट्रबल्स, लास्ट 4 ट्रबल थी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्केल और स्लज बताया था और बॉयलर कोरोजन बताया था। आज की क्लास में मैंने जो बची हुई 2 ट्रबल्स थी, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट और प्राइमिंग फोमिंग, बताया कि कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता क्या है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्यों यदि ये बन रहा है तो इसको कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। और प्राइमिंग फोमिंग क्या होती है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम क्या केमिकल यूज़ करें जिससे कि ये चीज़ ना हो। तो जब ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, वाटर जो है बॉयलर के अंदर, यदि ये चारों ही परेशानियां नहीं आएंगी, यदि इम्प्योरिटी नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा, स्टीम जो है वो एकदम प्योर स्टीम बनेगी, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है, सॉफ्टनिंग मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।